नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाने के साथ साथ एक ऐसे नगर की तरफ आपको लेकर चलेंगे जहां समर्पण और प्यार दोनों घुल मिलकर जब एक भाषा के साथ बहते हैं किसी के हृदय में, तो वो क्या क्या सपने देखता है, क्या क्या करना चाहता है और किस तरह से वो छूता है उन सब को जिनको हिंदी से प्यार है। और कई संस्थाओं को अपने नेतृत्व के द्वारा आगे बढ़ाने में मदद करने वाले एक ऐसे प्रकल्प की परिकल्पना करके अनूप भार्गव अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां वो बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे एक ऐसे संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को साकार करने में सफलता पाते हैं जिसका नाम है हिंदी से प्यार है। और हमें इस समर्पण और हिंदी से इस लगाव को अपने साथ रखकर जीने वाले अनूप भार्गव का स्वागत सत्कार करने का ये अवसर मिल रहा है। आपका बहुत बहुत बधाइयों के साथ स्वागत है। नमस्कार अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनु जी, आपका परिचय कवि के रूप में भी है और एक ऐसे मनीषी के रूप में आधुनिक युग में जो कि हिंदी को और टेक्नोलॉजी को समीप लाने की दिशा में भी सक्रिय रहा है। आगे की बात बढ़ाएंगे हिंदी से प्यार है की, पर उसके पहले एक आपकी प्यारी सी छोटी सी कविता अगर आप सुनाएं। अच्छा, इसके लिए तो मैं तैयार नहीं था अशोक जी, लेकिन बिना तैयारी के लेकिन आपने जो बात की है मेरे तकनीकी से जुड़े होने की और कविता से भी जुड़े होने की, तो क्यों ना एक गूगल पे कविता सुनाई। बिल्कुल स्वागत है। तो मैंने ये अभी ताज़ा 2-3 कविताएं मैंने लिखी हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी। क्या बात है। तो मेरी पहली कविता देखिए कि सुनो, क्या तुम्हारा नाम गूगल है? सुनो, क्या तुम्हारा नाम गूगल है? क्या तुम्हारा नाम गूगल है? क्योंकि मैं जिन भी कठिन प्रश्नों को पूछना चाहता हूं उन सब का उत्तर तुम्हारे पास है। क्या बात, क्या बात। अब मैं आपकी बात से प्रेरित होकर सोच रहा हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी में जब वो प्यार से एक दूसरे को पुकारने के लिए डार्लिंग कहते हैं तो गूगल डार्लिंग कहने लग जाएंगे। तो एक और देखिए जी, कि मेरा प्रश्न पूरा करने से पहले ही 3 सुझाव और 5 उत्तर, तुम ना सचमुच में गूगल हो। क्या बात। और एक अंतिम जो है, जो मुझे सबसे प्यारी है, वो ये है कि सुनो गूगल, जानता हूं दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, दुनिया भर की किताबें पढ़ ली हैं तुमने, हर सवाल का जवाब है तुम्हारे पास, तो फिर बताओ वो मेरे बारे में क्या सोचती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छी कविता है आपकी, तीनों ही कविताएं। और इससे मुझे ये भी याद आता है कि एक ज़माना था जब हम देखते थे कि कवि चांद पर कविताएं लिखते थे, अब ये गूगल पर लिखने लग गए हैं। पर समय के साथ में एक विस्तार तक पहुंचने में जिस तरह से कवि की दृष्टि हमारी मदद करती है, उसमें भाषा का निश्चित रूप से आधार भी होता है और उसकी आत्मा भी भाषा के साथ जुड़ी है। तो आप बताइए, हिंदी भाषा की क्या विशेषता अनूप भार्गव को लगती है कि वो हिंदी से प्यार है नाम का एक समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी जागृत कर देता है? तो नहीं, शुरुआत तो हिंदी से प्यार है से ही होती है कि हिंदी से प्यार है। तो यहाँ पे जो हमने एक बात, जब इस संस्था को बना रहे थे तो हमने एक बात बड़ी स्पष्ट रखी। पहली बात तो ये कि इसका हमने कोई बड़ा लंबा चौड़ा नाम नहीं रखा कि संस्थान या केंद्र या जो बड़े बड़े नाम होते हैं अक्सर संस्थाओं के। दूसरी बात जो हमने इसमें यहाँ स्पष्ट की कि हमसे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ हिंदी से प्यार होना चाहिए, हिंदी का विद्वान होना जरूरी नहीं है। अगर आप हिंदी के विद्वान हैं तो अच्छी बात है, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आपको सिर्फ हिंदी से प्यार है और आप हमसे जुड़ते हैं तो हम ज़रूर आपको किसी ना किसी रचनात्मक काम में लगाएंगे जिससे कि हिंदी का फ़ायदा होगा। अच्छा, तो ये जो बात वैसे तो सहज सी है और सरल सी भी लगती है सुनने में जी, कि अगर आपको हिंदी से प्यार है
तो कई बार ऐसा होता है प्रेमिका जो होती है ना वो आपके प्यार का प्रमाण मांगती है। प्रमाण मांगती तो आप भी ऐसे कुछ मांगते होंगे क्या? तो जी, कैसे कोई प्रमाणित करेगा कि हाँ जी जी मुझे नहीं, बहुत अच्छा मोहब्बत सवाल है। तो पहली बात तो ये है कि हमसे जो जुड़ रहे हैं हम उन्हें बड़ा स्पष्ट उसमें कह रहे हैं कि हम आपको कोई आर्थिक सहायता नहीं दे सकते, हम आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं देंगे। हमने जो पहला पत्र पूरी दुनिया को भेजा उसमें हमने स्पष्ट कहा कि आप ये मत पूछिए कि हम आपको क्या देंगे, आप ये बताइए कि आप हमें क्या दे सकते हैं। हमें का मतलब हिंदी को जी। तो हमने उनके बड़े स्पष्ट शब्दों में हमने उनको बताया कि 5-6 क्षेत्रों में हमें हिंदी की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे हमें ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हिंदी कविता की समीक्षा कर सकें, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमने पूरी दुनिया में हिंदी जहाँ पढ़ाई जाती है उन विश्वविद्यालयों का एक डेटाबेस बनाया है। तो हमने कहा हमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहायता की ज़रूरत है, हमें वर्ड में टाइपिंग करने की ज़रूरत है। तो हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में लोगों को कहा कि हमें इन क्षेत्रों में ज़रूरत है और आप हमें बताइए कि आप किन किन क्षेत्रों में आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो जब ऐसे स्पष्ट कहने के बाद कोई अगर आता है और कहता है कि मैं हिंदी से प्यार करता हूँ, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, तो हमें कोई संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने कई देशों के साथ संपर्क किया था, तो कितने देशों से आपको लगा कि हिंदी प्रेमी आए हैं? जी जी, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम विद्वान न होने की शर्त को ड्रॉप कर देते हैं कि वो विद्वान होने की शर्त को, हाँ, विद्वान होने की शर्त को, तो जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में बढ़ जाती है। क्योंकि हिंदी से प्यार करने वाले बहुत बड़ी संख्या है और वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो आपने अच्छा सवाल पूछा कि हमारे पास कम से कम मैं कहूँगा कि 25 से 30 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। पूरे यूरोप में हमारे साथ कोई ना कोई है, अफ्रीका तक जुड़े हुए हैं, एशिया में तो हैं ही, मॉरिशस में हैं, चीन में हैं, तो सभी जगह हमारे साथ। और जो आपको ये जानकर अच्छा ही लगेगा क्योंकि हिंदी से प्यार है की बात है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जहाँ जाते हैं तो उनको कोई ना कोई छोटे बच्चे हिंदी में बात करने वाले मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अभी जापान में भी उनको कुछ उन्होंने हिंदी मैंने देखा था आज ही। जी। तो हिंदी भाषा लेकर जब भारत भूमि से बाहर, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हुई, जापान हुआ, चीन में भी हैं हिंदी भाषी, एक भाषा के साथ जो हमारा संबंध है उसके बारे में हमारा जो दृष्टिकोण है वो और स्पष्ट हो जाता है, और उसका जो स्वाद है, उससे जो हमारा पोषण हो रहा है, उसके बारे में जैसे आपको अमेरिका में पता लगता है ऐसे भारत में शायद नहीं भी लगता हो। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो प्रयास हम भारत में करते हैं लोगों को हिंदी से जोड़ने के लिए और जो प्रयास हम यहाँ पे करते हैं, उन दोनों में अंतर तो होगा। और वो अंतर इसलिए होगा कि भारत में अगर आप रह रहे हैं तो हिंदी से जुड़ने के लिए आपको कोई सजग प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हिंदी चारों तरफ आपके आसपास है। भारत में हिंदी की अलग समस्याएं हैं, वो हम अलग से बात कर सकते हैं। राजनीतिक समस्याएं हैं कि लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आपको हिंदी से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भारत में आपको कोई सजग प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम भारत से दूर मिट्टी में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम सजग प्रयास नहीं करेंगे तो भाषा जिंदा नहीं रह पाएगी। अब इसमें दो तरह के लोग हो गए अनूप जी। मैं जब दो तरह कह रहा हूँ, कुछ हैं जो समझिए 10-15 साल, 20 साल, 25 साल के थे जब उन्होंने भारत छोड़ा, तो हिंदी उनके साथ रची बसी है और वो बिल्कुल सहज हैं। एक है जिनका जन्म हुआ 1-2 साल में यहाँ आ गए, उनके लिए थोड़ा मुश्किल। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वो बहुत चुनौतीपूर्ण काम है कि उनका भाषा के साथ लगाव बढ़े, और इसमें सफल बहुत कम प्रतिशत मैं देख पाता हूँ। पर हम उसकी चर्चा को थोड़ा अलग रखते हुए, जहाँ आप हैं वहाँ जो लोग हिंदी भाषा से प्यार करने वाले उसका उत्सव मना रहे हैं, जी। उसको और अधिक अपने अंदर जैसे उसमें स्नान कर रहे हैं, जैसे हिंदी भाषा जो बिल्कुल। वरदान उसका जो अभी हमने कहा हिंदी से प्यार है, फिर हमने जो टैग लाइन इसके लिए चुनी है, हमने कहा अपनी भाषा में मुस्कुराइए। वाह, है ना। तो अब हमारा जो है हिंदी से प्यार है, अपनी भाषा में मुस्कुराइए।
मुस्कुराएंगे कैसे, आप बताइए मुस्कुरा के। तो मुस्कुराने की बात जो है कि पहले आप अपनी भाषा से वास्तव में अंदर से प्यार करना सीखिए। भाषा तो अपने आप धीरे धीरे आएगी, लेकिन उसके बारे में एक जो गर्व की आपकी जो अनुभूति होनी चाहिए, उसको सोचकर ही आप मुस्कुरा सकते हैं। अच्छा, तो आपने ये सुना होगा, पिक्चर का गाना भी था कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो वो बात हिंदी भाषा की तरफ लेकर आए तो किसी किसी को लगेगा, अच्छा एक परिवार में भी होगा कि एक भाई बहन है, तो समझो कि भाई को हिंदी से प्यार है, बहन को लगेगा कि ठीक है नो, आई आई ओके ओके तो कुछ अंदरूनी बात भी होती होगी, पर हम जहाँ से बात करें वहाँ अंदरूनी बात को नहीं लेकर के जो सजग प्रयास किए जा सकते हैं, जी। उसकी बात करें। जी। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जहाँ तक अंदरूनी प्यार का सवाल है, वो हम मानते हैं कि अगर घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों में उतना ही प्यार होगा हिंदी के प्रति, वो हम मान के नहीं चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, और वो मुझे थोड़ा, मैं उसको स्पष्ट कहूँगा कि जो हिंदी के प्रति एक जो हीन भावना सी जो उत्पन्न हो गई है, तो पहला प्रयास तो हमें उसको दूर करने का है कि आपको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, उसको बोलने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, है ना। जो आपकी बात है ना, उससे मुझे भारत के गृह मंत्री अमित शाह कहीं संबोधन कर रहे थे इस प्रकार का, और मैं उसको राजनीति से अलग रखना चाहता हूँ, लेकिन वो बात भावनात्मक स्तर पर वही हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर जब वो बोलने में नहीं डरते हैं तो हमें क्यों संकोच होना चाहिए। पर इससे ये मैं भी जिस तरह से भारत में बड़े होते हुए महसूस कर रहा था, हमारे अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना हिंदी भाषी होने के नाते थोड़ी सी रहती थी, और हमको लगता है अंग्रेज़ी बोलेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होंगे हम लोग, ये कहीं ना कहीं रहता था। अभी भी होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने स्वयं इस चीज़ को अनुभव किया, और मैं थोड़ा आपके साथ मुस्कान जो है उसको बढ़ाने की दृष्टि से कह रहा हूँ। और हमको लगता था कि कॉलेज में थे कि भाई लड़कियाँ जो है वो अंग्रेज़ी भाषा से इम्प्रेस होंगी, ऐसा लगता था। ये क्या हमारा मनोविज्ञान ऐसा कैसे बन गया भारत में रहते हुए, और ये जो ऊंच नीच की बात है वो नहीं हो, इसके लिए भी मुझे लगता है आपका संगठन बड़ा अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल। तो पहली बात तो जो आपने सवाल पूछा कि ये क्यों हुआ, इसका तो मेरे ख्याल में कारण स्पष्ट है कि हम लोग इतने साल ब्रिटिश राज में रहे हम लोग, और जो अक्सर जो बड़े अफसर हुआ करते थे वो अंग्रेजी में ही बोलते थे। तो ये तो स्वाभाविक है कि अगर आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपको ज़्यादा सुना जाएगा, है ना। लेकिन अभी जो अमित शाह जी ने जो बात कही वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने ये कहा कि महत्व इस बात का नहीं होना चाहिए कि आप किस भाषा में बोल रहे हैं, महत्व इस बात का होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और उसमें कितना सार है ना। तो हम उस पर बात करना चाहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी, हम पहली बात तो ये कि हम किसी भाषा के विरोध में नहीं जाना चाहते, अंग्रेजी का आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अमित शाह जी ने जो बात कही थी, मुझे बहुत, उसमें कोई भी ऐसी विरोध करने की बात ही नहीं थी कि हम ये नहीं कह रहे कि आप अंग्रेजी को बिल्कुल छोड़िए, जहाँ पर अंग्रेजी की ज़रूरत है आप वहाँ पे अंग्रेजी बोलिए, और अंग्रेजी को बोलना ज़रूरी है, लेकिन साथ में अपनी भाषा से प्यार और अपनी भाषा पे गर्व करिए। इसमें ये बड़ा एक सरल सा होते हुए पेचीदा सा मामला हो जाता है जब हम भाषाओं को लेकर एक प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है मुझे लगता है। और हर भाषा का अपना सौंदर्य है, अपना लालित्य है, अपना रस है, उसका जिसमें जिस तरह से रचा बसा है, पर उसके साथ साथ हिंदी भाषा का जो महत्व है उसकी बात हम हिंदी से प्यार में करते हुए जब भाषा की बात करते हैं तो फिर साहित्य भी आ ही जाता है। और एक तो बोलचाल में भी भाषा का प्रयोग हो अच्छी बात है, पर साथ में साहित्य उसको आगे ले जाने के लिए या उसके साथ आगे बढ़ने के लिए एक आधार देता है। तो आप उस दिशा में भी बहुत अच्छा काम करें, बताइए कुछ साहित्यकार तिथिवार वो क्या है? जी, आपने अच्छा सवाल किया। तो पहली बात तो ये जो आपने कही कि साहित्य जो है वो तो उसकी तो ज़रूरत है ही, और जब तक आप भाषा से नहीं जुड़ेंगे भाषा का विकास नहीं होगा, साहित्य का भी विकास नहीं होगा। तो आपने जो पहली जो परियोजना जो बताई आपने, हमने वो शुरू की है, उसका नाम है साहित्यकार तिथिवार। तो बहुत सरल सी परियोजना है कि हम हर रोज़ एक साहित्यकार को लेते हैं और उस साहित्यकार के बारे में उनकी पूरी जीवनी,
उन्होंने क्या क्या रचा, उनकी रचनाओं में क्या खासियत है, वो सब हम एक बहुत ही सरल सहज तरीके से हर रोज़ सुबह सुबह आपको आपके नाश्ते की तरह हम लोग देते हैं। और जब आपने यहाँ बात की तो मेरा ज़रूरी हो जाता है कि मैं अपने साथियों जो कि हिंदी से प्यार है से जुड़े हुए हैं उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ जो साहित्यकार तिथिवार में, जैसा आपने कहा, हमारे साथ हमारी एक 4 लोगों की कोर कमेटी है, हिंदी से प्यार है। उसमें शार्दुला नौगजा सिंगापुर में रहती हैं, तो वो इस काम को संभाल रही हैं। हमारे साथ में बालिंदु दाधीच हैं जो गुड़गांव में रहते हैं, भारत में रहते हैं। और जो चौथे सदस्य हमारे साथ में हैं वो हैं हरप्रीत सिंह, वो चीन में रहते हैं। क्या बात। तो ये हम लोग 4 लोग हैं। और साहित्यकार तिथिवार बड़ा हम लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर आपको हर रोज़ एक आलेख निकालना है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। तो हमारे कम से कम करीब 25 सक्रिय लेखक हैं जो कि रोज़ लिखते हैं। फिर हम लोगों की संपादकों की एक टीम है, करीब 8 से 10 संपादक हैं उसमें। और सब लोग मेहनत करके सुबह 6 बजे भारत के समय के अनुसार एक साहित्यकार पे अच्छा रोचक आलेख हम लोग रोज़ निकालते हैं। तो और उसने आपने कुछ एडिटर्स भी बना रखे हैं ताकि प्रामाणिकता और ठीक ठाक रहे, भाषा में वर्तनी की अशुद्धियां नहीं हो, हमारे पास टीम है। जी। और मुझे लगता है इस तरह आप संस्कारित भी होते हैं और करते भी हैं। जब तो आपने रिसेंटली शरद जोशी जी के बारे में भी उसमें एक लेख छपा था। जी। शरद जोशी जी आपके प्रिय लेखक भी रहे हैं, उनकी पुत्री भी आई थी, आपने उनके साथ भी कुछ कार्यक्रम किया था। इसमें क्या अलग बात आपको लगती है, जो क्योंकि उनके ऊपर में कई लेख छपे होंगे, पर इसमें एक नूतनता है थोड़ी, इसके बारे में? ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे अगर आप देखें कि किसी भी साहित्यकार को आप अगर लें और अगर आप गूगल करने जाएं तो आपको बहुत सी सामग्री उनके बारे में मिल जाएगी इंटरनेट पे, है ना। आलेख भी मिल जाएंगे, विकिपीडिया पे आपको सामग्री मिल जाएगी। लेकिन जहाँ पर हम अलग हैं वो ये है कि हम, एक तो पहली बात तो ये कि हम प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हैं। जहाँ पर भी संभव होता है हम उस साहित्यकार के किसी निकट संबंधी से संबंध स्थापित करते हैं और कुछ ऐसी सामग्री लाने की कोशिश करते हैं जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात है हमारी रोचकता, आलेख की रोचकता। विकिपीडिया पे बहुत सामग्री है, लेकिन ऐसी सामग्री नहीं है जिसको कि पढ़ने का मन करे। विकिपीडिया पे मैं तभी जाता हूं जब मुझे किसी जानकारी की ज़रूरत होती है। लेकिन हम आलेख जो बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि उसको पढ़ने की इच्छा हो। और हर रोज़ हमारे करीब सैकड़ों हजारों लोग, मैं कहूँगा, उसको पढ़ते हैं और उस पर अपनी टिप्पणियाँ देते हैं। तो मैं शरद जोशी जी के बारे में थोड़ा और आपके इसी का धन्यवाद करते हुए, कम लोगों को ध्यान होगा कि उनका जन्म 21 मई को हुआ था और आपने लेख भी 21 मई के आसपास प्रकाशित किया। और बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो एक रूढ़िवादी कहना चाहिए या एक पारंपरिक रूप से ब्राह्मण परिवार में जन्म उनका हुआ, पर शरद जोशी जी का विवाह जो हुआ वो अन्य धर्म से संबंधित इरफाना जी के साथ में हुआ। और ये भी एक अलग प्रकार से जिस परिवेश में हम अभी बातें सुनते हैं, जहाँ एक दूसरे धर्म के साथ विवाह को लेके कई विवाद बनते हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्रियों के नाम हिंदू नाम रखे हैं वैसे, अगर हम उस प्रकार का देखें तो। पर उनका जो एक व्यंग्य के बारे में उनकी अपनी परिभाषा है, जो कि मैं आप ही के इस से पढ़ के अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो कहते हैं व्यंग्य वो सेंस ऑफ ह्यूमर है जो अन्याय, अत्याचार और निराशा के विरुद्ध होने से व्यंग्य में अभिव्यक्त होता है। पर इसके अलावा और एक बात उन्होंने कही, व्यंग्य वो है जहां कहने वाला अधरोष्ठों में हंस रहा हो, मतलब यहाँ पे हंस रहा हो, और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बनाना हो जाता है। तो ये जो परिभाषा है, इसमें से निकलता हुआ जो व्यंग्य है वो छनकर जैसे आता है, ऐसा कम हो पाता है जो उस स्तर के व्यंग्यकार हों हमारे। तो शरद जोशी तो हर युग में पैदा नहीं होते ना। हरिशंकर परसाई थे, शरद जोशी जी हैं,
आज के समय में अगर आप मुझे कहें तो ज्ञान चतुर्वेदी जी का ध्यान आता है। हरीश नवल जी को भी आप हरीश कहीं नवल जी पढ़ते हमारे हैं। साथ में हैं, हाँ। प्रेम जन्मे जी हैं जी। तो बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बताइए, आपकी जो साहित्य है वो अपने आप में एक संपदा है हमारे लिए, मनुष्य होने के नाते हमें संवेदनशील भी करती है, हमारे चिंतन को भी कुछ पंख दे देती है। इसमें भी अन्य कई प्रकार की विधाएं जो हैं, जैसे लेख की बात अभी हम कर रहे थे, कहानी है, उपन्यास है, कविता है। आपको क्या लगता है जो अपेक्षाकृत कम हिंदी समझने वाले हैं उनको कौन सी विधा अधिक सहज और सरल रूप से आकर्षित करती होगी? एक अनुमान लगाएं आप। थोड़ा कठिन है ये इसका जवाब देना, क्योंकि सभी के प्रेमी होते हैं। कुछ को कहानियाँ पसंद आती हैं, कुछ को कविताएं पसंद आती हैं, कुछ व्यंग पसंद आते हैं। तो अब अगर हम लोग उस पर थोड़ी बात करना चाहें पत्रिका के बारे में, बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि हम जो पत्रिका शुरू करने वाले हैं, न्यूयॉर्क में जो हमारे भारतीय कौंसलावास हैं उनके साथ हम लोग हिंदी पत्रिका शुरू कर रहे हैं। क्या बात है। 17 जून से जी। और उसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और हम लोग बहुत उत्साहित हैं उसके क्या बारे में। नाम उसका रखा है? उसका नाम हमने रखा है अनन्य। 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 वाह। तो जैसा कि नाम है, हमारी कोशिश है कि उस पत्रिका को अनन्य बनाया जाए, सबसे अलग, एक विशिष्ट विश्व स्तरीय हिंदी पत्रिका बनाने का हमारा विचार है। तो जहाँ आपने विश्व स्तरीय कहा तो मुझे लगा विद्वान आ जाएंगे बहुत सारे उसमें, और जैसे भारत में साहित्यिक पत्रिका होती है, पर एक आम आदमी भी उससे जुड़ा रहे, इसका भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना ही होगा। पर उसका क्या प्रारूप, यानी मासिक होगी और कितने पृष्ठ होंगे, ऐसा कुछ मन में आप परिकल्पना? जी, नहीं, अच्छा सवाल है। तो दो बातें उसमें मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि जहाँ तक स्तर का सवाल है, हम अपना स्तर तो बनाए रखेंगे, लेकिन स्तर बनाने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जो आधे से अधिक हमारे जो पाठक हैं उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आए। तो एक सामंजस्य बनाना होगा। देखिए, जैसे भारत में साहित्यिक अकेडमी है जी, तो उनकी जो पत्रिका छपती थी जी, आप उसको देखेंगे, बड़े प्रकाशन भी प्रभावी होता था और जी, काफ़ी अच्छे लेखकों के लेख होते थे, पर वो आम जो पाठक है वो शायद उससे कम जुड़ पाता होगा, ऐसा मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा संतुलन बना के रखना होगा, क्योंकि हमारी जो पाठक हैं वो यूँ तो हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व में वो जाएगी, लेकिन जो हमारे अमेरिका में जो हमारे जो पाठक हैं उनका हमें विशेष ध्यान रखना होगा। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ प्रतिशत रचनाएं जो हैं वो अमेरिका से हों। तो अनुप जी, हमारे दर्शकों में से भी कुछ लेखक होंगे और नहीं होंगे, तो हो सकते हैं वो भी उस पत्रिका के साथ जुड़ें, विशेष करके हम अमेरिका में बैठकर बात करें और आप न्यूयॉर्क के इंडियन कॉन्सुलेट, आपने कौशलावास कहा तो मैं उसको अंग्रेजी थोड़ा लेके आ गया हूँ। तो वो क्या कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? तो बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें दो बातें कहूँगा मैं फिर से, कि पहली बात तो ये कि ये जो प्रयास है इसके लिए हम उत्साहित हैं, इसलिए नहीं कि हम न्यूयॉर्क में एक पत्रिका शुरू कर रहे हैं। मेरा जो स्वप्न ये है और मेरा जानकारी है कि दुनिया के हर कोने में भारतीय एम्बेसी है, भारतीय बड़े बड़े शहरों में भारतीय कौंसलावास हैं, है ना। तो अगर हम ये प्रयास यहाँ पर सफलतापूर्वक शुरू कर देते हैं, तो जिस तरह से न्यूयॉर्क के हिंदी प्रेमियों ने पहल लेकर इस प्रयास को किया, ठीक इसी तरह क्यों ना ये प्रयास दुनिया के हर कोने में शुरू किया जाए। और मेरी ये जानकारी है कि दुनिया के हर कोने में, आप अफ्रीका के एक छोटे से देश में भी जाएं तो वहाँ पे आपको 5 या 7 हिंदी जानने वाले और हिंदी से प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो मेरा ये स्वप्न है कि अगर हम यहाँ पर इसको सफलतापूर्वक शुरू करते हैं तो दुनिया के हर कोने में, हर एम्बेसी की वेबसाइट पे, कौंसलावास में ये प्रयास शुरू हो सकता है। तो बहुत बहुत आपका आभार अनूप जी। ऐसा जो आपकी परिकल्पना है, जो सपना आपका है, वो सचमुच काफ़ी विस्तार लिए हुए है। और मैं हमारी बातचीत के समापन में छोटे छोटे 2 लतीफ़े, हिंदी में लतीफ़े को हम क्या कहते हैं? चुटकुला। चुटकुले, हाँ, 2 चुटकुले। तो एक छोटा बच्चा बोलना सीख रहा था, तब मित्र उनके आए, उन्होंने देखा ये बोल रहा है मैसेज, तो
फिर उन्होंने कुछ साल के बाद मिले तो उन्होंने पूछा कि ये वो आपका बच्चा कैसा है। उन्होंने ठीक है, तो अब तो बोलना सीख गया होगा। तो उन्होंने कहा हाँ, अब तो हम उसको चुप रहना सिखा रहे हैं। और ऐसे ही एक बुलक्कड़ किस्म के दार्शनिक जैसे थे सज्जन, तो बच्चे की बात हो रही थी, तो उन्होंने पहले देखा कि एक बार वो बच्चा चलना सीख रहा है, तो उन्होंने फिर कुछ समय बाद मिले तो कि वो आपका बच्चा अब तो चलना सीख गया होगा। तो उन्होंने कहा वो तो 6 महीने पहले ही चलने लग गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तब तो बहुत दूर निकल गया होगा। तो आपका जो सपना है वो बहुत दूर निकल जाए, ऐसी कामना करने के लिए ये लतीफ़ा आप तक पहुंचाया है। अनूप जी, बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ आपका आभार है, धन्यवाद है। तो अनूप जी हमारे साथ आए और उन्होंने कहा कि हिंदी में मुस्कुराएं, तो हम हिंदी से प्यार के साथ मुस्कुराते हुए अनूप जी का आभार के साथ विदा कर रहे हैं। मंगल कामनाएं इनके साथ भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार, नमस्कार। और ये कहते रहे हैं कि चमत्कार को नमस्कार वो नहीं हो, और हम अपने आप को वहाँ से नमस्कार करें जहाँ से हमारे संस्कार की सरिता का उद्गम है। तो भारत माता की जय जयकार करते हुए बहुत सारा प्यार, नमस्कार।